अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हमने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को सीखना है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर का आगाज़ आउटलाइन से करते हैं। जो बड़े टॉपिक्स होते हैं उनके लिए कोशिश किया करें कि आउटलाइन बनाएं। इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आप बड़े टॉपिक को छोटे पार्ट्स में जब ब्रेक करते हो तो आसानी से और जल्दी से उसे याद कर लेते हो। और दूसरा ये होता है कि जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में फीड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी का हिस्सा रहती है। तो आपने पहले फेज़ के अंदर ये आउटलाइन जो है वो याद कर लेनी है। उससे पूरा जो टॉपिक है वो आपके माइंड में उसका एक इमेज बन जाएगा और फिर सेकंड फेज़ में आप इनकी डिटेल्स जो है वो याद कर लें। इस तरह से बड़ी आसानी से पूरा टॉपिक ये आपको तैयार हो जाएगा। तो इसमें लाइफ साइकिल, लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, इनमें से एक आम तौर पे एग्ज़ाम में आ जाता होता है। चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं इंट्रोडक्शन की हेडिंग से। हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? एक टॉपिक के अंदर जितनी चीज़ें आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो ना, उनका एक दो पॉइंट्स में ज़िक्र आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग में कर देते हो तो आपका इंट्रोडक्शन बन जाता है। जैसे कि यहाँ हमने बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल की बात करनी है तो हम बताएंगे कि बैक्टीरियोफेज के जो लाइफ साइकिल है वो दो तरह का है। एक लाइटिक लाइफ साइकिल है और दूसरा लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है। और फिर ये भी कि ये दोनों लाइटिक हो या लाइसोजेनिक हो, दोनों में ही दो स्टेप्स हैं। एक पहला स्टेप जो है इन्फेक्शन प्रोसेस का है और दूसरा स्टेप जो है वो रेप्लिकेशन प्रोसेस का है। इन्फेक्शन में जो है वायरस वो सेल के साथ अटैच होने से लेके अपना डीएनए जो है वो सेल के अंदर दाखिल कर लेता है। उसके बाद रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होता है जिसमें सेल के अंदर वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है और उसके बाद सेल को बर्स्ट करके निकल जाता है। तो जो पहला फेज़ है यानी इनिशियल जो स्टेप्स हैं इन्फेक्शन प्रोसेस के, उसमें तीन, एड्सॉर्प्शन, पेनिट्रेशन और जीनोम इंजेक्शन, ये दोनों तरह के लाइफ साइकिल्स में सेम है। उसके बाद वाला जो सेकंड स्टेप है यानी रेप्लिकेशन प्रोसेस, वो डिफरेंट है। मोड ऑफ रेप्लिकेशन लाइटिक और लाइसोजेनिक में अलग अलग है, लेकिन उससे पहले वाला जो फेज़ है इन्फेक्शन प्रोसेस का वो दोनों के अंदर सेम है। तो चलें सबसे पहले हम इन्फेक्शन प्रोसेस को सीखते हैं। जैसे अभी बात की कि इन्फेक्शन प्रोसेस के तीन स्टेप हैं, एड्सॉर्प्शन, पेनिट्रेशन और जीनोम इंजेक्शन। तो वन बाय वन तीनों को डिटेल से देखते हैं। एड्सॉर्प्शन, पहले इसको डिफाइन करेंगे। एड्सॉर्प्शन है भाई अटैचमेंट, किसके साथ अटैचमेंट? वायरस का अटैच होना बैक्टीरियल सेल के साथ। आप जनरल डिफाइन करें तो आप यूँ कह सकते हैं कि किसी वायरस का अपने होस्ट सेल की सरफेस के ऊपर फिजिकली अटैच होना क्या कहलाएगा? एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बात करना चाहें बैक्टीरियोफेज के वाले से तो आप फिर वो साथ में अल्फाज इस्तेमाल कर लें कि बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरियल सेल की सरफेस के ऊपर फिजिकली अटैच होना, दैट्स कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। अब हमने स्ट्रक्चर लास्ट टाइम इसका पढ़ा था, आपको याद हो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से। तो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, इसको आप यहाँ पे देख लें, ये टेल है और फिर टेल फाइबर्स हैं और उसके साथ टेल पिन्स हैं। तो ये जो टेल फाइबर्स और टेल पिन्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये हेल्प करती हैं अटैचमेंट में। आपसे पूछ लिया जाए कैसे अटैच होता है फेज अपने होस्ट के साथ, तो आपने बताना है कि विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स एंड टेल पिन्स। फिर अगली बात यह है कि एक जो फेज है जब अपने होस्ट सेल के साथ अटैच हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी है वो अटैच हो जाए सेल के साथ। कुछ साइट्स होती हैं स्पेसिफिक, वहाँ पे जाके ही वो अटैच हो सकता है। वो साइट्स कौन सी हैं उसके लिए मैं थोड़ा रिकॉल करना होगा। आप चैप्टर 1 से रिकॉल करें कि एक सेल जो है, तमाम तरह के सेल्स की सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो बैक्टीरिया के सेल की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वो भी मौजूद है। तो अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रिकॉल करो तो आपको याद है उसमें एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं। अब एम्बेडेड प्रोटीन्स कई टाइप्स के हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। उन एम्बेडेड प्रोटीन में से एक कैटेगरी है रिसेप्टर प्रोटीन्स की। रिसेप्टर प्रोटीन्स जो हैं ये मेम्ब्रेन से निकल कर फिर सेल वॉल से भी बाहर को ये निकली होती है रिसेप्टर प्रोटीन्स जो हैं, ये बात रिसेप्टर प्रोटीन्स। अच्छा, ये रिसेप्टर प्रोटीन्स डिफरेंट तरह की होती हैं। डिफरेंट रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स को रिसीव करते हैं, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स इनके ऊपर अपने आप को आके अटैच करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल जिसके साथ चाहे अटैच हो जाए,
डिफरेंट मालिक्यूल्स के लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज है ना, वो भी एक ख़ास तरह का स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है वो इस्तेमाल करता है अपने आप को अटैच करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, जो रिसेप्टर्स हैं बैक्टीरियल सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद, उनमें से स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को इस्तेमाल करता है ये बैक्टीरियोफेज अपने आप को बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच करने के लिए। ज़ाहिर है इस लेवल के ऊपर आपको उन रिसेप्टर्स के स्ट्रक्चर्स और उनकी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। जब आप हायर साइंसेस को पढ़ेंगे तो उनमें आप रिसेप्टर्स की डिटेल्स भी सीखेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे पेनिट्रेशन, इसको भी पहले हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे स्ट्रक्चर आपने देखा बैक्टीरियोफेज का, तो उसकी टेल के अंदर एक ट्यूब मौजूद होती है जिसको कोर ट्यूब कहते हैं। इस कोर ट्यूब को बैक्टीरियोफेज सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करता है, और इस कोर ट्यूब का बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट होना पेनिट्रेशन कहलाता है। इस डायग्राम में आपको टेल जो है वो बैक्टीरियोफेज की नज़र आ रही है। टेल की जो आउटर कवरिंग है उसको शीथ कहते हैं। ये प्रोटीन की बनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस शीथ के कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में अंदर एक हॉलो ट्यूब मौजूद है, जिस हॉलो ट्यूब को कोर ट्यूब कहते हैं। तो शीथ के कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में ये कोर ट्यूब इंसर्ट होती है बैक्टीरियल सेल में। लेकिन उससे पहले एक पोर किया जाता है बैक्टीरियल सेल की सरफेस में। उस पोर का भी अभी जिक्र करेंगे। अगर 2D डायग्राम में अगर इसको लेबल करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको लेबल कर सकते हैं। इसका जो इनर पार्ट है, हॉलो ट्यूब है, दैट इज कोर ट्यूब। तो इस कोर ट्यूब का जो इंसर्ट होना है बैक्टीरियल सेल में, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। तो अब ये पेनिट्रेशन है। अब इस पेनिट्रेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि क्या किया जाएगा, पहले एक होल क्रिएट किया जाएगा, पोर बनाया जाएगा। उसके लिए एक एंजाइम काम करता है। जैसे ही फेज बाइंड होता है बैक्टीरियल सेल के साथ, तो यहाँ से एक इंडक्शन होती है, ये बाइंडिंग ट्रिगर करती है द कंट्रैक्शन ऑफ द शीथ। जो टेल के बाद प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग है, शीथ है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और पहले एक एंजाइम रिलीज होगा, लाइसोजाइम। यानी कॉन्ट्रैक्शन हुई और पहले कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है वो लाइसोजाइम रिलीज हुआ, और लाइसोजाइम जो है वो उस ट्यूब से दाखिल होता हुआ बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ गया, और वहाँ से उसने जो बैक्टीरियल इन्वेलप है वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ट्यूब के बराबर जो बैक्टीरियल इन्वेलप है उसमें एक पोर क्रिएट हो जाता है ताकि ट्यूब उससे कोर ट्यूब वहाँ से इंसर्ट की जा सके। अब ज़ाहिर है ये जो पोर हुआ है ये इतना बड़ा पोर क्रिएट नहीं हुआ कि यहाँ से सेल जो है वो बर्स्ट कर जाए या उसका सेल का कंटेंट बाहर आ जाए और बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाए। ये बहुत टाइनी पोर होता है, उतना ही जितना चाहिए है। यानी कोर ट्यूब के डायमीटर के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से पोर होता है ताकि कोर ट्यूब उसमें से इंसर्ट की जा सके। तो जो हॉलो कोर ट्यूब है वो फिर उसको पुश किया जाता है। पुश कौन कर रहा है? वही जो शीथ है, शीथ की जो कॉन्ट्रैक्शन है, पहले उस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में लाइसोजाइम रिलीज हुआ, उसने वहाँ पोर क्रिएट किया। फर्दर कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जो कोर ट्यूब है वो पुश होती है थ्रू द बैक्टीरियल इन्वेलप और वो बैक्टीरियल सेल में दाखिल हो जाती है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो टेल के ऊपर जो शीट है उस शीट की ज़रा लेंथ देखें जो ग्रीनिश कलर में है, और यहाँ पे उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखें तो वो शॉर्ट हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही सिकुड़ना है, शॉर्ट होना है, तो वो उसकी शीट शॉर्ट हो चुकी है, आपको नज़र आ रहा है। और फिर उस शॉर्टनिंग के नतीजे में, कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जो एक फोर्स क्रिएट हुई, फोर्स ने पुश किया उस ट्यूब को, और वो ट्यूब जो है वो इंसर्ट हो चुकी बैक्टीरियल सेल में थ्रू द इन्वेलप। अब ये बार वाली लाइन जो है वो वॉल के लिए, ये इनर लाइन जो है वो मेम्ब्रेन को इंडिकेट कर रही है, और ये पूरा यहाँ पे बैक्टीरियल इन्वेलप है। तो थ्रू बैक्टीरियल इन्वेलप वो पोर क्रिएट किया गया, उस पोर से ट्यूब इंसर्ट कर दी गई ताकि बाद में डीएनए वहाँ से आगे भेजा जा सके। दैट्स व्हाट प्रोसेस इज पेनिट्रेशन। इन्फेक्शन प्रोसेस का तीसरा और आखिरी स्टेप है जीनोम इंजेक्शन। तो जीनोम किसे कहते हैं? वायरसेस के लिए स्टूडेंट्स जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वायरस का, वो या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। याद रखिएगा वायरसेस में डीएनए और आरएनए इकट्ठे नहीं होते। बाकी जितनी लिविंग एंटिटीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सब में आरएनए और डीएनए एक साथ होता है। लेकिन वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो वो जो डीएनए है या आरएनए वायरस का, वो वायरस का जीनोम कहलाता है। इसी तरह से बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए मॉलिक्यूल है।
तो वो बैक्टीरिया का जीनोम कहलाएगा। तो जीनोम जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ द जीनोम। तो वायरल जीनोम का मतलब है वायरल डीएनए या आरएनए। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज डीएनए कंटेन करते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो उनका जो जीनोम है वो डीएनए है। तो वायरल डीएनए बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसको दाखिल किया जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो वायरल डीएनए का बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में जो पेनिट्रेट होना है, जो दाखिल होना है, दैट इज कॉल्ड जीनोम इंजेक्शन। और सारी बात है इसके लिए जो कोर ट्यूब है उसको पेनिट्रेट किया गया, इंसर्ट किया गया और उस कोर ट्यूब की मदद से वायरल डीएनए साइटोप्लाज्म में जो है वो दाखिल किया जाएगा। याद रखिएगा सिर्फ वायरस का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए ही साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है, बाकी बैक्टीरियोफेज का जितना पार्ट है वो बैक्टीरियम से बाहर रहता है। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली सिर्फ जो वायरस का डीएनए है वही साइटोप्लाज्म तक पहुंचा है, वायरल जीनोम पहुंचा है, डीएनए पहुंचा है। अगर आप और गौर से देखें तो इस पिछले फेज में हेड के अंदर डीएनए मौजूद था, लेकिन इस अगले फेज में हेड जो है वो खाली है, उसके अंदर डीएनए नहीं है क्योंकि उस डीएनए को साइटोप्लाज्म में भेज दिया गया। अगेन ये भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शीथ है, शीथ की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में ही एक फोर्स जनरेट हुई, उस फोर्स ने ही पुश किया है वायरल डीएनए को और वो कोर ट्यूब से होता हुआ साइटोप्लाज्म में दाखिल हो जाता है। ये जो स्टेप है, ये जो फेज है, ये प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड जीनोम इंजेक्शन। अब जीनोम इंजेक्शन के साथ ही जो पहला फेज है लाइफ साइकिल का वो एंड हुआ। वो क्या था? दैट इज इन्फेक्शन प्रोसेस। इन्फेक्शन प्रोसेस के ये 3 स्टेप मुकम्मल हुए। अब इन्फेक्शन प्रोसेस के बाद दूसरा फेज शुरू होता है जिसको हम रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर 2 तरह के साइकिल्स आएंगे, लाइटिक लाइफ साइकिल और लाइसोजेनिक जो साइकिल है इनका जिक्र होगा। तो सबसे पहले हम लाइटिक लाइफ साइकिल की बात करेंगे। लाइटिक लाइफ साइकिल को सबसे पहले हमने डिफाइन कर लेना है स्टूडेंट्स। तो लाइटिक का वर्ड निकला है लाइसिस से। लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को। तो अभी ऊपर हमने बात की कि वायरल डीएनए साइटोप्लाज्म में आ गया। अब व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? वायरल डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनेंगी, तो उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। वायरल डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन गई, उसके हेड बनेगा, टेल बनेगी, फाइबर्स बनेगी, ये सारी चीज़ें आपस में फिर जुड़ेंगी। तो सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज की बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। जब बहुत सारी कॉपीज बन गई हैं तो उसके बाद वो कॉपीज, वो फेजेस सेल के अंदर ठहरेंगे नहीं, बल्कि अपनी मल्टीप्लिकेशन के बाद, उन कॉपीज के बन जाने के बाद वो सेल का, होस्ट सेल का लाइसिस करवा देंगे। तो चूँकि मल्टीप्लिकेशन के इमीडिएटली आफ्टर सेल का लाइसिस हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड लाइटिक लाइफ साइकिल। और वो बैक्टीरियोफेज जो ये लाइटिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करता है उसको हम वायरुलेंट फेज कहते हैं। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। वायरुलेंट फेज की डेफिनेशन याद रखिएगा, वो फेज, वो बैक्टीरियोफेज जो लाइटिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करता है वायरुलेंट फेज कहलाता है। तो डिफाइन करने के बाद हम स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप्स ऑफ लाइटिक साइकिल, सबसे पहला जो स्टेप है वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप का डेवलप होना है। मास्टर जिसको उर्दू में तर्जुमा करें तो आका, मालिक, स्लेव, गुलाम। तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप का मतलब है कि वायरल डीएनए जो बैक्टीरियल सेल के अंदर दाखिल हो गया, तो अब वो वायरल डीएनए जो है बैक्टीरिया का कंट्रोल हासिल कर लेगा, बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल हासिल कर लेगा, बैक्टीरियल सेल को टेक ओवर कर लेगा। तो वो मास्टर बन गया और बैक्टीरियल सेल जो है वो स्लेव बन गया। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। ये पहला स्टेप है। लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं है, थोड़ा आगे बात बढ़ानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो रहा है। तो जो वायरल डीएनए सेल के अंदर आ चुका, वो वायरल डीएनए क्या करेगा? वो सबसे पहले होस्ट के डीएनए को तोड़ेगा। जी हाँ, होस्ट का जो जीनोमिक डीएनए है, बैक्टीरिया का अपना भी तो एक डीएनए है ना? तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल को कंट्रोल कर रहा है। अगर वायरस के डीएनए ने
बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है तो पहले बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ना होगा, ख़त्म करना होगा। तो ऐसा ही किया जाता है। वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ता है, डिसइंटीग्रेट करता है। अब ये डिसइंटीग्रेशन कैसे होगी? इसके लिए जो वायरल डीएनए है वो कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करवाता है, जिसमें डीएनएज एंजाइम है। डीएनएज एंजाइम ऐसे एंजाइम को कहते हैं जो डीएनए को टारगेट करके डीएनए पे एक्ट करके उसको ब्रेक कर देता है, उसको एंजाइम को डीएनएज एंजाइम कहते हैं। तो ये वायरस का जो डीएनए, वायरल डीएनए बैक्टीरियल सेल में दाखिल हो गया, वो दाखिल होने के बाद ये एंजाइम प्रोड्यूस करवाएगा डीएनएज। ये जो एंजाइम डीएनएज है ये बैक्टीरियल सेल को ब्रेक कर देगा, बैक्टीरियल डीएनए को ब्रेक कर देगा, बैक्टीरियल डीएनए को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीएनएज एंजाइम है, इसमें तो डीएनए को पकड़ कर तोड़ना है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ना है, वायरल डीएनए को नहीं तोड़ना? तो इसको तो नहीं पता, लेकिन जो वायरल डीएनए है वो अपने आप को बचा लेता है। वायरल डीएनए अपनी केमिकल मॉडिफिकेशन कर लेता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, चेंज कर लेता है। वायरल डीएनए जब अपने आप को मॉडिफाई करता है उसके बाद वो डीएनएज प्रोड्यूस करवाता है। अब चूंकि वायरल डीएनए मॉडिफाई हो चुका तो डीएनएज वायरल डीएनए को नहीं तोड़ सकेगा, लेकिन चूंकि बैक्टीरियल डीएनए की मॉडिफिकेशन नहीं होती तो ये डीएनएज बैक्टीरियल सेल को तोड़ दे देता है, बैक्टीरियल डीएनए को ब्रेक कर देता है। जब बैक्टीरियल डीएनए डिसइंटीग्रेट हो गया तो अब बैक्टीरियल सेल के अंदर एक ही डीएनए बचा है, वो है वायरल डीएनए। और वायरल डीएनए जो है वो टेक ओवर कर लेता है, जो कंट्रोल है वो हासिल कर लेता है मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट यानी बैक्टीरियल सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी का कंट्रोल अब वायरल डीएनए के पास है। होस्ट का डीएनए, बैक्टीरियल का डीएनए जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका, टूट चुका। इसको हम कहते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप का डेवलप होना। तो क्विक समरी दे दूँ इसकी, इम्पोर्टेंट है। वायरल डीएनए अपने आप को मॉडिफाई करेगा, फिर डीएनएज प्रोड्यूस करवाएगा, वो डीएनएज बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ देगा, लेकिन वायरल डीएनए को नहीं ब्रेक कर सकेगा क्योंकि वो मॉडिफाई हो चुका। अब चूँकि बैक्टीरियल डीएनए ख़त्म है तो वायरल डीएनए बचा, वो बैक्टीरियल सेल को टेक ओवर कर लेता है। मेटाबॉलिक मशीनरी का मतलब है कि जो ऑर्गेनल, जारी बात है बैक्टीरिया में एक ही ऑर्गेनल है, वो है राइबोसोम। तो वो राइबोसोम का कंट्रोल वायरल डीएनए के पास आ गया, और जो बैक्टीरिया के अपने एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करवाते हैं, डिफरेंट तरह के रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, उसका कंट्रोल भी वायरल डीएनए के पास आ गया। तो एक तरह से पूरा कंट्रोल जो है वो वायरल डीएनए के पास है। दूसरा स्टेप जो है वो सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स। तो जब वायरस ने या वायरल डीएनए ने कंट्रोल हासिल कर लिया मेटाबॉलिक मशीनरी का, तो अब वो क्या चाहेगा? वो ऐसी प्रोटीन्स बनवाएगा जो वायरस के लिए चाहिए। बैक्टीरिया के लिए तो अब कोई काम नहीं होना, बैक्टीरियल का डीएनए तो टूट चुका, ख़त्म हो चुका, वायरल डीएनए बाकी है। तो वायरल डीएनए ऐसी प्रोटीन्स बनवाएगा जो कि उसकी अपनी प्रोटीन्स हैं। डीएनए वायरस की प्रोटीन्स हैं जो वायरस को अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए चाहिए। तो इसमें दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक होती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जिसमें हेड है, टेल फाइबर्स वगैरह आ जाती हैं, वो प्रोटीन्स बनाई जाती हैं ताकि जो सेल के अंदर नए वायरसेस बनने हैं, उनका हेड भी तो चाहिए, तो हेड प्रोटीन्स बनेगी। उनकी टेल्स चाहिए, टेल प्रोटीन्स बनेगी। शीट चाहिए, शीट प्रोटीन, टेल फाइबर्स, तो तमाम प्रोटीन्स बनेगी ताकि ये तमाम स्ट्रक्चर्स बन सकें। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वायरल डीएनए बनवाएगा। उसके साथ साथ वो ऐसी प्रोटीन्स भी बनाएगा जिसने बाद में बैक्टीरियल सेल को तोड़ना है, बैक्टीरियल सेल का लाइसेंस करवाना है, उस प्रोटीन को भी बनवाएगा। क्योंकि जब सेल के अंदर बहुत सारे फेजेस की कॉपीज बन गई तो अब उस फेज ने बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट करना है, रप्चर करना है, ताकि वो सारे फेजेस बाहर आ सकें। तो उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए जो बैक्टीरियल सेल को बाद में रप्चर करेगी। तो वो लाइसोजेनिक जो प्रोटीन है, एंजाइमेटिक प्रोटीन है जिसने बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट करना है, वो भी, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिन्हें जिन्होंने बैक्टीरिया फेज के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, वो प्रोटीन्स भी बनेंगी। और ये कौन बनवा रहा है? ये फेज का जो डीएनए है, वायरल डीएनए, वो बनवा रहा है सेल से, बैक्टीरियल सेल से, बैक्टीरियल के राइबोसोम को यूज़ करते हुए
बैक्टीरिया के एंजाइम्स को यूज़ करते हुए, बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करते हुए वायरल डीएनए अपने मतलब की चीज़ें जो है वो बनवा रहा है। जब फेज कंपोनेंट सफिशिएंट नंबर में बन चुके तो अब उनको असेंबल करके जोड़ के मैच्योर जो फेजेस हैं उनको बनाना है। तो अगला जो स्टेप है वो असेंबली और मैच्योरेशन है। इसमें भी कुछ सीक्वेंस वाइज चीज़ें हैं। सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड यानी वायरल डीएनए जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा किसके अंदर, वो जो हेड बन चुका है एक हेड के अंदर एक वायरल डीएनए जो है वो दाखिल कर दिया जाएगा, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ये सारे कंपोनेंट्स अलग अलग बने हैं। हेड अलग बना, उसकी टेल फाइबर, टेल पिन्स अलग अलग बनी है। तो अब इन सबको आपस में जोड़ना है, असेंबल करना है। असेंबली का मतलब होता है इकट्ठे होना। जैसे स्कूल की असेंबली में आप सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो जोड़ना, इकट्ठे होना, कंबाइन होना, असेंबल होना। तो हेड के अंदर किसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, डीएनए को। तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद जो है वो नेक जो है वो हेड के साथ जोड़ी जाएगी। देन टेल जो है वो ज्वाइन करेगी। टेल जब ज्वाइन कर लेगी उसके साथ टेल फाइबर्स और इनके ऊपर टेल पिन्स जो है वो ज्वाइन करेंगे और एक मेच्योर जो फेज है वो बन जाएगा। इसी तरह बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं। बाकी स्टेप भी उसी तरह से है कि जब न्यूक्लिक एसिड डीएनए को हेड के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया, फिर उसके साथ टेल ऐड की जाएंगी हेड के साथ। और ये जो मेच्योर इन्फेक्टिव फेज का बनना है दैट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। अब मेच्योर इन्फेक्टिव फेज कौन सा होगा? जो मेच्योर इन्फेक्टिव फेज वो है कि जब ये सेल से निकलेगा, सेल को बर्स्ट करके उससे निकलेगा, तो इसमें एक कैपेसिटी है, सलाहियत है कि किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल को में इन्फेक्शन काज कर सके, किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर सके। तो ये मेच्योर है, तो लिहाजा इसमें इन्फेक्शन काज करने की कैपेसिटी मौजूद है। दैट्स वाई इसको इन्फेक्टिव फेज कहा। तो ये जो फेज है इस मेच्योर फेज का बनना दैट्स मैच्योरेशन। तकरीबन 20 से 25 मिनट में रफली 200 फेज पार्टिकल्स जो हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो देख लें कितनी ज़्यादा स्पीड है। 20 to 25 मिनट्स में 200 फेजेस जो हैं वो सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर बन जाते हैं। उसके बाद सेल को बर्स्ट कर दिया जाता है। ये टाइम और ये नंबर दोनों चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। अब चूँकि सफिशेंट में फेजेस, मेच्योर फेजेस बन चुके, तो अब उस सेल को लाइस करना है, ब्रेक करना है। तो लाइसिस ऑफ सेल है। जब सेल लाइस हो जाएगा तो उससे फेजेस जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे, सेल से बाहर आ जाएंगे और फिर बाकी और बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए वो रेडी होंगे। तो अभी ऊपर जब हम बात कर रहे थे सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स, तो उसमें हमने कहा कि दो तरह की प्रोटीन्स जो हैं वो फेज वायरल डीएनए बनवाता है। एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं और दूसरा वो प्रोटीन है जिसने बैक्टीरियल सेल को बाद में जाके ब्रेक करना है। ये कौन सी प्रोटीन है? इसका ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, दैट इज लाइसोजाइम। ये एक लाइसिंग प्रोटीन है, लाइसोजेनिक प्रोटीन है। लाइसोजाइम इसने ब्रेक करना है। तो जब बहुत ज़्यादा फेजेस बन जाते हैं, जितने जैसे ऊपर बात की 200 के अबाउट 20 to 25 मिनट्स में, तो उसके बाद जो लाइजिंग ये एंजाइम है ये खासी अमाउंट में एक्यूमुलेट हो चुका होता है और ये बैक्टीरियल जो सेल वॉल है या जो सेल मेम्ब्रेन है यानी बैक्टीरियल इन्वेलप, उसको अंदर से ब्रेक करना शुरू कर देता है। तो लाइसोजाइम अटैक करेगा बैक्टीरियल सेल को अंदर से, पहले सेल मेम्ब्रेन को, उसके बाद सेल वॉल को, जो वो ब्रेक करेगा और सेल जो बर्स्ट कर जाएगा। और जितने भी इंट्रासेलुलर फेजेस थे, जो सेल के अंदर फेजेस बन चुके थे, वो सारे के सारे मीडियम में रिलीज हो जाते हैं। यानी जहाँ वो बैक्टीरियल सेल पड़ा हुआ तो उसके आसपास वो एक टेस्ट ट्यूब में हो सकता है, एक पेट्री डिश में हो सकता है, वो नेचर में पानी के अंदर हो सकता है, वो कहीं पे भी जहाँ पे भी ये सारा सिलसिला चल रहा हो तो वो उसका मीडियम होगा। तो मीडियम में वो फेजेस रिलीज हो गए। अगर और बैक्टीरियल सेल्स वहाँ पे मौजूद हैं तो ये फेजेस उन बैक्टीरियल सेल्स को अटैक करेंगे और उनमें यही प्रोसेस रिपीट हो सकता है। इसके बाद है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। तो इसको भी सबसे पहले हम स्टूडेंट्स डिफाइन करेंगे, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल किसे कहते हैं। तो अभी हमने ऊपर बात की कि इन्फेक्शन प्रोसेस में यानी एब्जॉर्प्शन हो गई जो कि अटैचमेंट है, उसके बाद पेनिट्रेशन हो गई और फिर जीनोम की इंजेक्शन भी होगी। वायरल डीएनए साइटोप्लाज्म में आ गया। तो उसके बाद वायरल डीएनए ने क्या किया? वायरल डीएनए ने जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको डिसइंटीग्रेट करवाया
और सेल का कंट्रोल हासिल कर लिया। ये होता है लाइटिक लाइफ साइकिल में। लाइसोजेनिक में ऐसा नहीं होता। लाइसोजेनिक में वायरल डीएनए जैसे ही साइटोप्लाज्म में दाखिल हुआ तो बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ने की बजाय, डिसइंटीग्रेट करने की बजाय उसका हिस्सा बन जाता है, उसके साथ जो जुड़ जाता है, उसका कंपोनेंट बन जाता है, उसके साथ जाके ज्वाइन कर जाता है। और जब ज्वाइन कर जाएगा तो उसको हम कहेंगे उसके साथ वो इंटीग्रेट हो गया। तो ये जो अंदाज़ है रेप्लिकेट करने का, ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल कहलाता है। तो ये एक ऐसा लाइफ साइकिल है जिसमें फेज जो है वो रेप्लिकेट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेल का लाइसिस है वो कॉज नहीं करता, यानी इमीडिएट ब्रेक डाउन ऑफ द होल सेल नहीं होता। ऊपर तो हमने बात की कि 20 से 25 मिनट में 200 से फेजेस बन के और सेल जो ब्रेक भी हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। वायरल डीएनए सेल के अंदर दाखिल हो गया, उसका इमीडिएट ब्रेक डाउन नहीं करेगा, बल्कि जो फेज का डीएनए है, वायरल डीएनए है, वो इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट डीएनए के साथ, होस्ट डीएनए का हिस्सा बन जाएगा, उसका कंपोनेंट बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्टाइल है इसको हम लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल कभी भी किसी भी वक्त लाइटिक में कन्वर्ट हो सकता है। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल बाद में किसी स्टेज के ऊपर जाके लाइटिक में कन्वर्ट हो जाता होता है। तो वो बैक्टीरियोफेज जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं, हम उन्हें लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेजेस कहते हैं। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए। ऊपर हमने वायरलेंट फेज की बात की। वायरलेंट फेज जो कि लाइटिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करता है, और वो बैक्टीरियोफेज जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल परफॉर्म कर रहा है वो टेम्परेट फेज कहलाएगा, ये लाइसोजेनिक फेज कहलाएगा। अब स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला स्टेप है होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप डेवलप होना, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइटिक लाइफ साइकिल में मास्टर स्लेव रिलेशनशिप डेवलप होता है। यहाँ पे भी पहले फेज के अंदर एक रिलेशनशिप डेवलप होगा जो कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के अंदर होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कहलाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो वायरल डीएनए है साइटोप्लाज्म में दाखिल होने के बाद बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ेगा नहीं, डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा, बल्कि इंटीग्रेट कर जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा। बैक्टीरियल क्रोमोसोम बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बन जाएगा, तो उसका गेस्ट बन गया, इसलिए इसको होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं। तो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में जो फेज है होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो फेज डीएनए है वो इंटीग्रेट हो रहा है। इंटीग्रेट होना, पार्ट बनना, कंपोनेंट बनना, बन जाना किसका? होस्ट क्रोमोसोम को, होस्ट डीएनए को तोड़ने की बजाय, ब्रेक करने के बजाय उसका कंपोनेंट बन गया, उसका हिस्सा बन गया। तो इसलिए हम इसको होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं। जो फेज डीएनए स्टूडेंट्स वो रेप्लिकेट होता जाएगा। जैसे जैसे होस्ट क्रोमोसोम रेप्लिकेट होगा वैसे वैसे फेज डीएनए रेप्लिकेट होता जाएगा, और जितने भी बैक्टीरियल डॉटर सेल्स बनेंगे हर एक के अंदर जो फेज डीएनए वो मौजूद होगा। इस बात का क्या मतलब है ज़रा समझ लें। आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं वो बाइनरी फिशन से डिवाइड होते हैं। अब बाइनरी फिशन में बैक्टीरिया जब बाइनरी फिशन से डिवाइड होता है तो उससे पहले वो अपने जो क्रोमोसोम है उसको डबल करता है, उसको रेप्लिकेट करता है। मिसाल के तौर पे ये उसका एक जो क्रोमोसोम है इसके साथ ये जो बैक्टीरियल जो वायरल डीएनए है वो उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो चुका। तो इस बैक्टीरिया ने अब बाइनरी फिशन से डिवाइड होना है तो पहले वो अपने इस क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करेगा। तो जब उसका क्रोमोसोम डबल होगा तो ऑटोमेटिकली साथ जो वायरल डीएनए वो भी डुप्लीकेट हो गया। अब जब ये बाइनरी फिशन से डिवाइड होगा बैक्टीरियल सेल तो जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे। एक ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है एक डॉटर सेल के अंदर आ गया, उसके साथ जुड़ा हुआ इनकॉर्पोरेटेड इंटीग्रेटेड जो फेज का डीएनए है, वायरल डीएनए, वो भी इसी तरह से दूसरे डॉटर सेल्स के अंदर ये जो दूसरा होस्ट क्रोमोसोम है जिसके साथ भी इंटीग्रेटेड जो वायरल डीएनए वो मौजूद है। तो ये आ गया। तो इस तरह आप देखें कि पेरेंट सेल के अंदर सिर्फ एक वायरल डीएनए दाखिल हुआ, वो इंटीग्रेट हो गया, लेकिन जैसे उस बैक्टीरियल सेल ने डुप्लीकेट किया यानी बाइनरी फिशन से डिवाइड हुआ तो जो डॉटर सेल्स बने
उन डॉटर सेल्स के अंदर भी वायरल डीएनए जो है वो मौजूद है। तो वायरल डीएनए की दो कॉपीज नहीं बन गई। जब एक बैक्टीरियल सेल से दो डॉटर सेल्स बने हैं तो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर फेज का डीएनए जो है मौजूद है, तो इस तरह से फेज की दो कॉपीज बन गई। तो ये डॉटर सेल जब डिवाइड करेंगे तो वही काम होगा। फिर इस तरह से वायरल डीएनए रेप्लिकेट करता जाएगा, फेज डीएनए रेप्लिकेट करता जाएगा। तो जितने भी डॉटर सेल्स बनेंगे तमाम डॉटर सेल्स के अंदर फेज का डीएनए मौजूद होगा। ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के अंदर रेप्लिकेट होने का एक अंदाज है। वायरल डीएनए अपनी कॉपीज बना रहा है होस्ट डीएनए के साथ मिलकर इनकॉर्पोरेटेड। होस्ट डीएनए जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ ऑटोमेटिकली वायरल डीएनए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके भी कॉपीज बन रही है। होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप में अभी हमने बात की कि वायरल डीएनए इंटीग्रेट हो चुका है होस्ट डीएनए के साथ। तो ये जो इंटीग्रेटेड स्टेज है, इस स्टेज पे फेज को क्या नाम देंगे? इस स्टेज पे फेज को हम प्रोफेज कहेंगे। ये टर्म इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। प्रोफेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी वो मेच्योर फेज नहीं बना, जस्ट वो इंटीग्रेटेड वाले फेज के ऊपर है। तो प्रो का मतलब होता है अर्लियर, ठीक है, शुरू वाला, पहले वाला। तो मेच्योर फेज से पहले की वो स्टेज है, इंटीग्रेटेड स्टेज है। तो इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? इस स्टेट में, इस स्टेज पर हम उसको प्रोफेज कह रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको लाइसोजेनिक कहते हैं। लाइफ साइकिल लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है। और वो बैक्टीरिया जिसके अंदर प्रोफेज मौजूद है उस बैक्टीरिया को लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे। ये पहला स्टेप था। स्टेप नंबर 2 में है जी इंडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंटीग्रेटेड स्टेज है जिसमें वायरल डीएनए प्रोफेज बना हुआ है, होस्ट के साथ इंटीग्रेटेड है, ये कभी भी वो इंटीग्रेशन तोड़ सकता है। वो जो जुड़ा हुआ है वहाँ से अलग हो सकता है और अलग होके कन्वर्ट हो जाएगा लाइटिक लाइफ साइकिल के अंदर। तो लाइसोजेनिक से लाइटिक में कन्वर्ट होना, प्रोफेज का या वायरल डीएनए का इंटीग्रेटेड स्टेज को छोड़कर अलग होके लाइटिक में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। और जारी बात है इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, अभी हम उन फैक्टर्स की भी बात करेंगे। तो जो लाइसोजेनिक स्टेज है बैक्टीरियम की, वो टर्मिनेट हो सकती है, एंड हो सकती है किसी भी टाइम पे जब कुछ एडवर्स कंडीशंस का सामना करना पड़ता है बैक्टीरियम को। तो उसके अंदर इंटीग्रेटेड प्रोफेज वो होस्ट डीएनए को छोड़ के अलग हो जाएगा और वो लाइटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फेज क्या, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है। वो कौन सी कंडीशंस हैं जो लाइसोजेनिक स्टेट को टर्मिनेट करती हैं? अगर उन कंडीशंस की बात की जाए तो उसमें डेसिकेशन है। डेसिकेशन का मतलब है खुश्क होना, यानी अगर वाटर बार कम अवेलेबल है, बैक्टीरियल सेल से वाटर का लॉस होता है हाई टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से, तो दैट इज़ डेसिकेशन। इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट लाइट है, उसका एक्सपोजर होता है बैक्टीरियल सेल पे पड़ती है, तो ये वजह बन सकती है लाइसोजेनिक स्टेट की टर्मिनेशन। आयोनाइजिंग जो रेडिएशंस हैं जो आयोनाइजेशन काज करती हैं, जो जिनके ऊपर चार्ज होता है, हाई एनर्जी रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, तो वो एक वजह बन सकती हैं। इसी तरह से म्यूटाजेनिक केमिकल्स जो हैं वो भी एक वजह बन सकते हैं। म्यूटाजेनिक केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशंस काज करते हैं। म्यूटेशंस आपको पता है ना, डीएनए के अंदर आने वाली चेंजेस को कहते हैं। तो म्यूटाजेनिक केमिकल्स वो केमिकल्स हैं जो ये चेंजेस लाते हैं, म्यूटेशंस लाते हैं। तो वो केमिकल्स, म्यूटाजेनिक केमिकल्स भी वजह बन सकते हैं कि वो जो स्टेट है वो टर्मिनेट हो जाए। तो ये इंडक्शन कहलाती है कि जब वो टर्मिनेशन हो गई, वो स्टेट ख़त्म हो गई, जो इंटीग्रेटेड स्टेट है, लाइसोजेनिक स्टेट है, ड्यू टू एनी ऑफ दीज फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से अब अलग हो चुका है, वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट होगा। तो जो फेज डीएनए है वो ब्रेक कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा जो बैक्टीरियल डीएनए, और उसके बाद वो अपनी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनवाएगा, लाइटिक प्रोटीन्स बनवाएगा। अल्टीमेटली जब उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स बन जाएंगे, मेच्योर फेजेस बन जाएंगे, तो उसके बाद बैक्टीरियल सेल की बर्स्टिंग होगी और बहुत सारे जो मेच्योर फेजेस हैं वो उससे बाहर आ जाएंगे। अब वो काबिल है कि वो मेच्योर है, उनमें कैपेसिटी है कि वो न्यू सेल्स को जो है वो इन्फेक्ट कर सकें, उनके अंदर लाइसोजेनिक या लाइटिक लाइफ साइकिल परफॉर्म कर सकें। तो ये था ये पूरा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थोड़ा बड़ा टॉपिक था, तो आखिर तक मेरे साथ रहने का शुक्रिया। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है
तो कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।